मैंने आज तक महाराष्ट्र में 120 किलोमीटर की स्पीड वाला रोड कहीं नहीं देखा। यहाँ पर देख रहा हूँ महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग। वाह, ये शाम, ये व्यू और चाय, ये देखो यार, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को लेकर जाने वाला हूँ मुंबई से लगभग 330 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हमारे देश के 12वें और महाराष्ट्र के तीसरे ज्योतिर्लिंग श्री कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। जानेंगे इस ज्योतिर्लिंग के पीछे की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी को। इसके साथ साथ ही हम एक्सप्लोर करेंगे इस ज्योतिर्लिंग के निकटतम में स्थित एलोरा की विशाल गुफाओं को। इस ट्रिप की सबसे ख़ास बात रहेगी कि इस ट्रिप पर हमने महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग को भी एक्सप्लोर किया, जो कि मुंबई को नागपुर से जोड़ता है और एक इंजीनियरिंग मार्वल है। हमारे देश को ऐसे ही अच्छे रोड्स की ज़रूरत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। दोस्तों, मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है मुंबई में। कल ही जो है बढ़िया बारिश हुई है यहाँ पर। हाँ जी, तो दोस्तों इस वक्त मैं जो है महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग पर ट्रैवल कर रहा हूँ। आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि यहाँ पर जो स्पीड लिमिट लिखी है वो लिखी है 120 किलोमीटर पर आवर की। और अगर मैं अपने डैशबोर्ड पर जितना देख पा रहा हूँ, यहाँ से जहाँ पर हम जा रहे हैं उसका डिस्टेंस लगभग 200 किलोमीटर है और सिर्फ 2 घंटे और 20 मिनट का टाइम बता रहा है। इसका मतलब कि ये रोड एक्चुअल में फन टू ड्राइव होने वाला है। मैंने आज तक महाराष्ट्र में 120 किलोमीटर की स्पीड वाला रोड कहीं नहीं देखा। यहाँ पर देख रहा हूँ महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग, जो कि नागपुर के लिए जा रहा है। भाई, महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के बारे में मुझे पता नहीं था आज तक। और यहाँ पर अभी मैं जो है ऑलरेडी लगभग 15-20 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका हूँ। बहुत ही बढ़िया रोड है। गाड़ी की स्पीड ऑटोमेटिकली 110-120 किलोमीटर पर जा रही है और गाड़ी एकदम स्टेबल है। तो इस रोड के बारे में मुझे आज तक पता नहीं था। तो देखिए किस तरह से ये रोड भी एक्सप्लोर करने को मिल गया हमें इसी बहाने। नमस्कार जी दोस्तों, इस वक्त मैं जो है एलोरा पहुंच चुका हूं। रास्ते में बहुत ज़्यादा वीडियोस मैंने नहीं बनाई क्योंकि ड्राइव करते हुए वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। बट यहां पर जो है पहुंचने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है। मौसम बहुत ही बढ़िया है और यहां पर जो है रहने के लिए मैंने ये वाला रिज़ॉर्ट बुक किया है। वैसे तो ये काइंड ऑफ होम स्टे है, फुल रिज़ॉर्ट नहीं है। यहाँ पर आपको रेस्टोरेंट एंड ऑल की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। चाय पानी यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ एलोरा में जो है ना, मोस्टली कॉन्सेप्ट जो है होम स्टे का ही है। वहाँ देखिए सामने ये भी एक होम स्टे है। आपको घर घर में होम स्टे मिल जाएंगे और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसेस पे मिल जाएंगे। ये वाली जो जगह है इसका नाम है श्री बालाजी रिज़ॉर्ट। और इस रिज़ॉर्ट की ख़ास बात यह है, देखिए इसके सामने बहुत ही बढ़िया, बहुत बड़ा सा एक लॉन है और उस लॉन के भी सामने देखो क्या बढ़िया खेती हो रही है। और इससे भी बढ़िया चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आप रुकिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इधर आप एकदम नेचर के बीच में रहने वाले हो। बहुत मज़ा आने वाला है आपको। तो यहाँ देखिए, यहाँ की सबसे बढ़िया बात जो मुझे लगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। दूर से ही मैंने पहचान लिया था कि ये जो है ड्रैगन फ्रूट की खेती हो रही है। तो इंडिया में पहली बार मैं देख रहा हूँ ड्रैगन फ्रूट की खेती। यही फ़ायदा होता है जब आप घूमने फिरने निकलते हो तो आप चीज़ों को देखते हो। ये मैंने सिर्फ यूट्यूब पर देखा था कि ड्रैगन फ्रूट इस तरह से उगाए जाते हैं और आते ही मैंने फट से पहचान लिया दिस इज़ ड्रैगन फ्रूट। और भैया को पूछ भी लिया तो भैया ने बोला कि हाँ, ये ड्रैगन फ्रूट का ही जो है खेती हो रही है। फ़िलहाल इस पर कोई ड्रैगन फ्रूट लगा हुआ मुझे दिख नहीं रहा है क्योंकि शायद उसका सीज़न नहीं होगा। बट ये इट्सेल्फ विदाउट ड्रैगन फ्रूट भी देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखिए, वाओ दोस्तों, यहाँ पर जो ये ड्रैगन फ्रूट की खेती है ना यार, ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को एक क्लोज़अप व्यू दिखाता हूँ। अंदर ही घुस गया हूँ मैं, ओनर से परमिशन लेके ऑब्वियसली। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप अंदर जाइए। तो ड्रैगन फ्रूट्स इस वक्त लगे नहीं हैं। अगर आप देखोगे ना, कहीं पे भी देखो कोई भी ड्रैगन फ्रूट आपको नहीं दिखेगा। बस ये ड्रैगन फ्रूट की जो ट्री होती है, जो इसका झाड़ है, वही है।
बट ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। देखिए दूर दूर तक आपको नज़र आ रहा होगा। दिस इटसेल्फ इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल। और आप जो है यहाँ से अंदर जाकर अपनी वीडियोस बनाएंगे, फ़ोटोज़ लेंगे, या फिर जस्ट नॉर्मली वॉक भी करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आपको मैं अच्छे से दिखाता हूँ, ठीक है? ध्यान से देखना इस जगह को। ये देखो यार, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और छोटा नहीं है ये, छोटी खेती नहीं है कोई, बहुत बड़ी खेती है। जैसे 1 2 3 4 5 कम से कम 12-15 लाइन इन्होंने पूरी लगा रखी है। और मतलब काफ़ी खुशी होती है जब हम अपने देश में कोई बंदा कुछ यूनिक करता हुआ दिखे। ऐसे ये जो यहाँ पर देखो, ऐसे ये पिलर्स बना के इन पिलर्स के ऊपर जो लगाया है, ये ना मैंने वीडियोस में देखे थे यार यूट्यूब पर ना। क्योंकि इसकी खेती इतनी आसान नहीं है। ये मतलब नॉर्मल हम जो धान उगाते हैं ये सब वाली खेती नहीं है ये। दिस इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड खेती। तो मेरी मम्मी जो है वो यूट्यूब पर देखते रहते हैं, जब सर्दियों में मुंबई आते हैं तो ऐसे ऐसे वीडियोस देखा करते हैं। तो वहाँ पर मैंने देखा था कि ऐसी खेती हो रही थी, और वो काफ़ी पढ़ा लिखा बंदा था जो ये खेती कर रहा था। तो यार ऐसा जब इंडिया में हो रहा है तो ट्रेडिशनल वे में करना ज़रूरी नहीं है। आप लोगों को ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हैं आप लोग, अगर आप लोगों का एनवायरनमेंट, आप लोगों का टेम्परेचर इस चीज़ को परमिट करता है तो। ध्यान से देखो भाई, क्योंकि मैं यहाँ पर जो है टाइम से पहुँच गया हूँ एलोरा के पास में। तो पहले मैं औरंगाबाद में रुकने वाला था, बट औरंगाबाद यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। इसलिए मैंने सोचा कि यार मंदिर के पास में ही रहते हैं, एलोरा केव्स के पास में ही रहते हैं। तो अभी जो है मेरे पास टाइम है, अभी 6 ही बज रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार एक बार मंदिर जाकर आते हैं। शाम के टाइम में भीड़ भी ज़्यादा नहीं रहेगी, सुबह फिर से चले जाएंगे मंदिर, कोई सीन नहीं है। तो 2 बार दर्शन हो जाएंगे तो और भी बढ़िया हो जाएगा। तो फटाफट से मैं तैयार होता हूँ, उसके बाद मैं आपको मंदिर के दर्शन करवाता हूँ, श्री कृष्णेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग के दर्शन। अच्छा, इस प्रॉपर्टी से ना एलोरा का जो डिस्टेंस है, एलोरा केव्स का डिस्टेंस, वो बहुत ही नज़दीक है, जस्ट 500 मीटर्स। और 1 किलोमीटर पर जो है श्री कृष्णेश्वर टेम्पल, श्री कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग टेम्पल। आप वॉक करके भी यहाँ से जा सकते हो। वाह, ये शाम, ये व्यू और चाय, एकदम ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन। तो जिस सामने जो है आपको मंदिर दिख रहा होगा, बट यहाँ के मंदिर की एक बात है कि यहाँ पर आप जो है मोबाइल फ़ोन कैमरा नहीं लेके जा सकते हैं। आपको बाहर ही आपको कहीं पर रखना होगा मोबाइल फ़ोन और कैमरा, लॉकर में। दोस्तों, मंदिर दर्शन के बाद आप यहाँ की लोकल मार्केट को ज़रूर एक्सप्लोर करें और अपने साथ कोई मंदिर से जुड़ी हुई यादगार वस्तु ज़रूर लेकर जाएं। आसपास खाने पीने के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, बट होटल मानसरोवर हमें दिखा, जहाँ पर कि प्राइसेस काफ़ी रीज़नेबल थे और इनका फूड भी काफ़ी टेस्टी था। हर हर महादेव दोस्तों, मैं मंदिर से वापस आ गया हूँ। तो आप लोगों में से बहुत से लोग सोच सकते हैं कि यार मैं मंदिर करके गया और मंदिर का मैं कुछ भी नहीं दिखा पाया। तो दरअसल बात यह है कि यहाँ पर जो है मंदिर के अंदर मोबाइल फ़ोन या फिर कैमरा लेके जाना बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना है। बाहर मोबाइल फ़ोन के लॉकर्स रहते हैं जहाँ पर 10 रुपये दे के आप अपना मोबाइल फ़ोन जमा कर सकते हो, कैमरा जमा कर सकते हो। इसीलिए मैं आपको मंदिर के अंदर का कुछ भी नहीं दिखा पाया। बट यस, डेफिनेटली मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि यार यहाँ के मंदिर का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। एक तो जो है भीड़ बहुत कम थी, शाम के टाइम में बहुत ही कम थी, तो 10 मिनट के अंदर मेरा जो है पूरा दर्शन हो गया। दूसरा जो है यहाँ पर मुझे लोग भी काफ़ी अच्छे लगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए फूल लिए, तो आंटी ने मुझे कहा कि मेरे पास छुट्टे नहीं थे, खुले नहीं थे। तो शी सेड कि कोई बात नहीं, जब आप बाहर आएंगे तब दे देना, तब तक वो जो है चेंज करके रखेंगे, चेंज बना के रखेंगे उसका। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी बात लगी। काफ़ी ट्रस्ट करते हैं लोग एक दूसरे पर, तो विच इज़ वेरी वेरी गुड। तो डेफिनेटली काफ़ी तारीफ़ करना चाहूँगा मैं यहाँ के लोगों की इस बात के लिए। अभी जो है इवनिंग में मैं यहाँ पर बाहर लॉन में टहल रहा हूँ, तो मौसम बाहर काफ़ी अच्छा है, एकदम शांति है। दोस्तों, इसके बाद अगले दिन सुबह मैं निकल पड़ा मंदिर के बिल्कुल पास में ही स्थित अहिल्याबाई होलकर शिवालय तीर्थ कुंड के दर्शन करने के लिए। अब यह वह तीर्थ कुंड है जहाँ से इस मंदिर की सारी कहानी शुरू होती है। अब पुराणों के अनुसार कहानी कुछ इस तरह से है
बहुत समय पहले एक प्रसिद्ध ब्राह्मण हुआ करते थे जिनका नाम था सुधर्मा और उनकी पत्नी का नाम था सुदेहा। उन दोनों के बीच में आपस में बहुत प्रेम था, बट सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम थी कि उन दोनों की कोई भी संतान नहीं हो रही थी। इसके चलते सुदेहा ने ब्राह्मण सुधर्मा को अपनी छोटी बहन घुष्मा से विवाह करने के लिए बहुत प्रेरित किया। हालांकि सुधर्मा नहीं चाहते थे कि वो दूसरा विवाह करे, बट क्योंकि संतान ना होने के कारण उन्हें मजबूरी में यह विवाह करना पड़ा। घुष्मा भगवान शिव की एक बहुत बड़ी भक्त थी और हर रोज़ 101 शिवलिंग बनाकर इसी कुंड में उसका विसर्जन किया करती थी। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आगे चलकर घुष्मा को एक बेटा हुआ। धीरे धीरे सुदेहा के मन में ईर्ष्या की भावना आने लगी और एक दिन उसने अपनी ही बहन के बेटे को मार दिया और उसके मृत शरीर को इसी कुंड में फेंक दिया। मगर घुष्मा को अपने भोलेनाथ पर पूरा विश्वास था। जैसे ही उसकी पूजा समाप्त हुई, उसने देखा कि उसका बेटा उस कुंड से बाहर आ रहा है और वो भी जीवित। इसके साथ साथ ही भोलेनाथ भी वहाँ पर प्रकट हुए। भोलेनाथ को सुदेहा की इस हरकत पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था और वो सुदेहा को दंड देना चाहते थे। मगर घुष्मा ने अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रतिज्ञा की कि प्रभु, अगर आप मेरे प्रेयर से खुश हो तो आप मेरी बड़ी बहन को माफ़ कर दीजिए। इसके साथ साथ उन्होंने उस विनती भी की कि भगवान, आप जगत के कल्याण के लिए इस जगह पर हमेशा के लिए विराजमान हो जाएं। इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग को ग्रीष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ साथ घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। नीचे जो कुंड का पानी है वो भी देखिए एकदम ऐसे काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया है। तो यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे मेरा रिक्वेस्ट है कि कृपया करके इस जगह को अच्छे से मेंटेन कीजिए, क्योंकि ये एक बहुत ही पवित्र जगह है। यहाँ पास में ही महादेव का ज्योतिर्लिंग है और ये एक्चुअल वो जगह है जहाँ पर महादेव प्रकट हुए थे, तो इसकी इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा जितने भी भक्तजन आते हैं उनसे भी मेरा निवेदन है, अब ये जितना भी यहाँ पर प्लास्टिक कचरा जितना भी आपको दिख रहा है, ऐसा तो है नहीं कि कोई और बाहर से लेकर आया है। जितने भी भक्तजन यहाँ पर आए हैं वही लोग यहाँ पर लेके आए होंगे। तो इस तरह से आपको गंदगी नहीं फैलाना है ऐसे पवित्र जगह पर। ख़ास करके इस बात का ध्यान रखें, आप सबसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है। अब जो है मैं एलोरा केव्स को एक्सप्लोर करने के लिए जा रहा हूँ। एलोरा केव्स के बिल्कुल पास में ही यहाँ पर पार्किंग है, जहाँ पर 70 रुपीज़ पार्किंग चार्जेस है। तो यहाँ सेफली आप अपनी गाड़ी को पार्क करके फिर वहाँ आगे जाकर आप टिकट लेंगे और फिर अंदर जाएंगे। दोस्तों, एलोरा की गुफाएं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा हैं, जो कि स्थित है महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। ये गुफाएं श्री ग्रीष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के एकदम पास में है, इसलिए आप अपने ट्रिप पर दोनों जगहों को एक साथ कवर कर सकते हो। अब ऐसे तो यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा गुफाएं हैं, मगर सिर्फ 34 ऐसी गुफाएं हैं जिनको आम जनता के लिए ओपन रखा गया है, जिसमें से 17 हिंदू, 12 बुद्धिस्ट और 5 जैन गुफाएं हैं। अगर आप ये सारी गुफाएं एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपको इसमें पूरा का पूरा एक दिन लग जाएगा। इन गुफाओं में सबसे बड़ी गुफा है केव नंबर 16, द कैलासा टेम्पल, यानी कि भगवान भोलेनाथ का मंदिर। ये गुफा इतनी बड़ी थी कि इसको देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे देश में एक ऐसी गुफा एग्जिस्ट करती होगी जो कि अनबिलीवेबल है। आप देश के किसी भी कोने में रहते हो, कोशिश करना कि ज़िंदगी में एक ना एक बार ज़रूर इस गुफा को आप विज़िट करें। अगर आप सिर्फ अकेले इसी एक गुफा को भी एक्सप्लोर करोगे तो आपको लगभग 2 से 3 घंटे आराम से लगेंगे। I can proudly say that this is one of the most remarkable cave temples in the world because of its size, architecture and sculpture treatment। दोस्तों, इस वक्त मैं जो है एलोरा केव्स के केव नंबर 16 में हूँ। कैलाशा टेम्पल इसे कहते हैं, शिव जी का टेम्पल। ये जो है एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है।
सिंपल भाषा में बताऊं तो ये टेंपल कुछ ऐसा नहीं है कि दीवारें खड़ी करके, ईंट की दीवारें या पत्थर की दीवारें खड़ी करके बनाई गई हो, बल्कि यह एक ऐसा टेंपल है जिसको पत्थर को काट के बनाया गया है। वो जो सामने आप ऊपर का पूरा पत्थर देख रहे हैं, उस पत्थर को पूरा काट के इस टेंपल का हर एक स्ट्रक्चर बनाया गया है। बहुत ही खूबसूरत है। आज तक जितने भी केव्स मैं देखने के लिए गया हूँ, या कोई केव्स के अंदर छोटे मोटे अगर कोई टेंपल्स होते हैं उनको मैंने देखा है, तो कभी मुझे इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं हुई। बट इसको देख के मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ। इट सीम्स इम्पॉसिबल। मतलब नीचे जो है बोर्ड लगा है उस पर भी लिखा है कि इसको बनने में पूरे 10 जनरेशन्स लगे हैं। तो एक्चुअल में लगे होंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर ही इतना विशाल है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कैलासा टेंपल के अंदर आपको सबसे बढ़िया वाला स्कल्पचर कौन सा लगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि मंदिर के एकदम पिछली साइड में जो हाथियों का स्कल्पचर बना है वो सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग लगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में आपके वो पीछे का स्ट्रक्चर छूट जाए। वो सबसे ज़्यादा मस्त स्ट्रक्चर है, तो उसको जाकर आप ज़रूर देखना, आपको मज़ा आएगा डेफिनेटली। तो दोस्तों, ये थी मेरी यात्रा एलोरा केव्स की और श्री कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की। इसके बाद जब मैं वापस मुंबई जा रहा था तो रास्ते में रुककर मैंने हमारे परम पूज्य साईं बाबा जी के दर्शन भी किए। उसके बाद वहाँ पर प्रसादालय में जाकर बहुत ही स्वादिष्ट भोजन का भी आनंद लिया। तो आप भी इसको बिल्कुल मिस ना करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। हो सकता है कि मेरे वीडियोस में बहुत ज़्यादा एडिटिंग और चकाचौंध आपको ना मिले, मगर मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आप सभी को वो जानकारी दे सकूँ जो आपके लिए यूज़फुल होगा जब आप खुद ऐसी जगहों पर जाएंगे और उन जगहों को समझने की कोशिश करेंगे। मिलेंगे किसी और दिन फिर कभी किसी ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेता हूँ। जय शिव शंकर महाराज।